गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों से संबंधित है। ठीक है, तो देखो इसका नाम है, आज के टॉपिक का हमारे का नाम है राज्यों का पुनर्गठन और भाषा पर राजनीतिक संघर्ष। देखो क्या होता है कि स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय राजनीति में भाषाई और क्षेत्रवाद अर्थात भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन और राष्ट्रभाषा की समस्या जो है, यानी कि किस भाषा को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा, इस प्रश्न को लेकर के राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न होने लगा था। ठीक है, इन दोनों ही समस्याओं ने राष्ट्र निर्माण के प्रयत्न को बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं डिले किया और बहुत ही ज्यादा जो है इसको क्षति पहुंचाई। जो राष्ट्र निर्माण आसानी से और शीघ्र हो जाना चाहिए था, वो इस तरीके की जो भाषाई क्षेत्रवाद जो था उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हुआ। ठीक है, देखो भारत के अंदर हम बेटा ये मानते हैं कि भारत जो है, भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं। यहाँ पर जो है ये एक बहुभाषी कंट्री है। ठीक है, जिसमें 179 टोटल भाषाएं हैं और जिसके अलावा जो है 544 बोलियां हैं, डायलेक्ट्स हैं, जिनके बारे में जैसे हम ये कहते हैं ना कि कोस कोस पे बदले बाणी, कोस कोस पे पानी, तो वो वाली बात है कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है अलग अलग बोलियां हैं। ठीक है, इनमें से जो है टोटल हमने 22 ऐसी भाषाएं हैं, प्रमुख भाषाएं हैं, जिसको हमने संविधान में मान्यता प्रदान कर रखी है। ये तो है हमारा एक कि भाई हमारे यहाँ पर कितनी भाषाएं हैं, तो 179 भाषाएं और 554 बोलियां और इसके अलावा 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको हमने जो है संविधान के अंदर मान्यता प्रदान की हुई है। ठीक है, ये हो गई बात। लेकिन इसके अलावा क्या है कि भारतीय प्रांतों की सीमाओं को इस ढंग से निश्चित करना था कि जब जो है जिस समय हमारा देश आजाद होता है उससे पहले ही जो है ये बात डिसाइड हुई थी कि अगर जो है देश आजाद हो जाता है तो उसके बाद क्या किया जाएगा, कुछ जो है विशेष जो है साउथ इंडिया के राज्य थे उनको भाषा के आधार पर जो है उनको अलग से राज्यों के रूप में गठित किया जाएगा। इस तरीके की जो है पहले से ही बात निश्चित की गई थी, परंतु जब जो है राज्यों के पुनर्गठन होने लगा, राज्यों का जो है ये रियासतों का विलयकरण होने लगा, तो इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। तो इससे जो है जो साउथ इंडिया के जो हमारे राज्य थे उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया। ठीक है, देखो सबसे पहले राज्यों का पुनर्गठन, तो राज्यों का पुनर्गठन में जो है देखो ब्रिटिश शासन में प्रांतों का गठन अस्त व्यस्त ढंग से किया गया था। क्यों? क्योंकि बेटा वहां पर उनको केवल क्या करना था, उनको जो है अपना एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनकी फैसिलिटी थी उसको देखना था कि हम किस तरीके से प्रशासन को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जो भी भारत के रिसोर्सेज हैं उन पर हम कैसे अपनी कमांड बना सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इलाकों को हम कैसे घेर सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हम प्राप्त भारत से कर सकते हैं। तो मेन मोटिव तो ब्रिटिशर्स का तो यही था। ठीक है, लेकिन जो है जब स्वतंत्र हो गया इंडिया तो उसके बाद जो है भारतीय नेतृत्व को ये सबसे प्रमुख उनकी चिंता थी कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे बहुत ज्यादा अव्यवस्था फैल जाएगी। क्यों फैल जाएगी अव्यवस्था बेटा? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भाषाएं, बोलियां और इस तरीके से बहुत ज्यादा जो है हद से ज्यादा यहाँ पर बोली जाती थी कि अगर हम भाषाओं के आधार पर करने लगे तो एक बार फिर से क्या हो जाएगा, भारत जो है वो बहुत सारी जो है राज्यों में विभाजित हो जाएगा, राज्यों में बट जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाषा प्रशासकों और जनता, प्रशासकों मतलब यहाँ पर जो है कि भाषा किसके और किसके बीच की, भाषा जो है वो प्रशासकों यानी कि प्रशासन में जो कार्य करना होता है उसके और जनता के बीच की जो है सबसे बड़ा जो है प्रभावी साधन होता है, जिसके माध्यम से लोग और प्रशासन आपस में जुड़ते हैं। तो इसलिए भाषा कौन सी होनी चाहिए बेटा? जिसको मैक्सिमम लोग समझते हो, बोलते हो। ठीक है, तो वर्ष 1948 में एक समिति का गठन किया गया जो राज्यों के पुनर्गठन पर विचार करेगी। तो 1948 में एक समिति बनाई गई जिसका उद्देश्य क्या था कि वो राज्यों के पुनर्गठन के बारे में विचार विमर्श करेगी। और इसने जो है इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि भारत एक बहुभाषी देश है और भाषावार राज्य बनाना अव्यवहारिक ही नहीं बल्कि ये खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। ये भी हमने आपको बताया कि क्योंकि बेटा यहाँ पे इतनी सारी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, क्या अगर हम भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करने लगे तो राज्यों की संख्या जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा है भाषाई आधार को चुनौती एवं विरोध। तो भाषाई आधार को चुनौती एवं विरोध के ये कहा गया कि जो केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय जो नेता थे और लोगों ने चुनौती दी, उन्होंने जो पुराने मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध भड़का
और उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा कि आप जो है भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे तो हम जो है आपका साथ नहीं देंगे। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो देखो नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, लेकिन जो हमारे यहाँ के राज्य थे, प्रांत थे, वहां पर जो है जैसे मद्रास, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सारे जो मद्रास, जो देखो पुराना मद्रास प्रांत जो है उसमें मद्रास के अंदर ही जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश भी शामिल होते थे और कुछ हिस्से केरल और कर्नाटक के भी शामिल होते थे। इतना बड़ा होता था पहले मद्रास। तो आप बच्चों ने सुना होगा मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास जो है रियासत होती थी उस समय, जिसके अंदर क्या किया जाते थे, जिसके अंदर जो है वो एक प्रशासनिक कार्यालय होता था बहुत बड़ा, जहां पर जो है ब्रिटिशर्स अपना बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी काम होते थे रेवेन्यू से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, वो सब वहां से किया करते थे। ठीक है बेटा, तो वहां पर जो है मद्रास के अंदर इस बात का विरोध किया गया कि नहीं भाई, भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए, भाषा के आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, मद्रास के प्रांत तो जो है वो तेलुगु भाषी थे और उन सब ने जो है इस बात का विरोध किया कि भाई क्यों नहीं बना रहे हो आप। ठीक है, आंध्र आंदोलन एवं एक नए राज्य का गठन, ये एक इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर। देखो आंध्र प्रदेश जो था उसने जो है ये कहा कि आंध्र प्रदेश राज्य जो है उसने वहां पर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, और उन्होंने कहा कि मद्रास प्रांत से उनको अलग करके तेलुगु भाषी इलाके जो हैं उनको अलग करके एक नया राज्य बना दिया जाए आंध्र प्रदेश। और तेलुगु भाषी क्षेत्र की लगभग सारी राजनीतिक शक्तियां जो है मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष में थी, यानी कि सब के सब ये चाहते थे कि भाई हाँ, एक अलग से जो है आंध्र प्रदेश नामक जो है अलग से राज्य गठित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद केंद्र सरकार तो कुछ कर ही नहीं पाई, क्योंकि जो है केंद्र सरकार कुछ सोच विचार करती, इससे पहले जो है काफी तेजी से वहां पर जो है आंदोलन साउथ इंडिया के अंदर फैल गया और कांग्रेस के नेता और दिग्गज जो गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इन्होंने जो है पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने जो है अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये बैठ गए और 56 डेज की जो है इन्होंने भूख हड़ताल की और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद तो बेटा ये जो था, ये आंदोलन जो था वो और भी ज्यादा क्या हो गया, हिंसक हो गया। जगह जगह जो है इस जगह जगह जो है मारपीट, अव्यवस्था फैल गई, लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर गए और कुछ जो मद्रास के जो विधायक थे उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया कि भाई अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम जो है सरकार के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आखिरकार परेशान होकर के 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री जी ने आंध्र प्रदेश नामक के एक अलग राज्य की गठन किया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, क्योंकि ये पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। ठीक है, तो ये 1952 के दिसंबर में जो है आंध्र प्रदेश को एक अलग, और इसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया ताकि जो है देश में जो भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने का जो संघर्ष चल पड़ा था, इन संघर्षों से बाध्य होकर ही केंद्र सरकार ने क्या किया कि 1953 में है राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसका गठन किया गया। ठीक है, 1953 में इसका आयोग गठित किया गया बेटा, और 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। और उसके बाद जो है इसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, तो 1953 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया, ठीक है, तो 1956 में, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस अधिनियम के आधार पर भारत के अंदर ये सीधा ये भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि जो है 1956 का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ उसके आधार पर भारत के अंदर कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित किए गए। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ नए राज्यों का भी निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे ही जो है भाषावार राज्यों को पुनर्गठित करने के सिद्धांत को मान लिया गया, तो इससे जो है क्या हुआ, इससे जो है यह नहीं था कि सभी राज्य तत्काल भाषाई रूप में बदल गए थे। ठीक है, एक प्रयोग द्विभाषाई राज्य जो था बम्बई, उसके रूप में किया गया, जिसमें बम्बई के अंदर बेटा पहले गुजराती और मराठी दोनों बोली जाती थी। एक जन आंदोलन हुआ 1960 में और महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग राज्य बन गए। तो ये जो है, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये एक एक नंबर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो है महाराष्ट्र और गुजरात जो 2 अलग नए राज्य कब बने, 1960 में बने। पहला भाषा के आधार पर आधारित राज्य कब बना, दिसंबर 1952 में बना। ठीक है, उसके बाद पंजाब को जो है पंजाब को कब बनाया गया भाषा के आधार पर, तो 1966 में पंजाबी इलाके
को जो है पंजाब राज्य का दर्जा दिया गया, और बृहत्तर पंजाब से जो है अलग करके हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य के अलग राज्य बना दिए गए। तो जो पहले जिसको सिर्फ पंजाब होता था, पंजाब को अलग करके हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया 1966 में। आप सब बच्चों को पता है ना कि हम 1 नवंबर को मनाते हैं अपना हरियाणा डे, तो वो इसीलिए मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 1972 में एक बार फिर से राज्य के पुनर्गठन पर जोर दिया गया। ये पूर्वोत्तर राज्यों में अब की बार हुआ था कि पूर्वोत्तर के जो राज्य थे बेटा, वहां पर जो है इस तरीके की बात शुरू हुई कि उन्होंने भी जो है भाषा के आधार पर, कल्चर के आधार पर जो है अलग अलग स्टेट्स की डिमांड करनी शुरू की, ठीक है। असम से एक अलग करके 1972 में मेघालय को बनाया गया, और इसी साल जो है मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग अलग हो गए थे। किस साल? 1972 में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को जो है 1987 में बनाया गया, और नागालैंड को 1963 में अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। ये सभी क्वेश्चन मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये एक एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सन 2000 में बनाए गए थे 3 राज्य हमारे, कौन कौन से? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, जिसको हम आजकल कहते हैं, ठीक है। ये 3 राज्य बनाए गए, और उसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना को राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। ये सभी भाषा के आधार पर गठित हुए थे नए राज्य, ठीक है। इसके अलावा भी बेटे बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो अपने आप को जो है भाषा के आधार पर अलग करना चाहते हैं, जिसमें महाराष्ट्र का जो है विदर्भ है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है हरित प्रदेश है, और पश्चिम बंगाल में का जो उत्तरी भाग है वो भी क्या करना चाहता है, अपने आप को अलग राज्य के रूप में स्थापित करना चाहता है। तो ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद जो है भाषा पर राजनीतिक संघर्ष चलता है कि भाषा पर राजनीतिक संघर्ष कैसे चलता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इतनी सारी भाषाएं हमारे यहाँ पर होने के कारण राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, और उसके आधार पर जो है टाइम टू टाइम राज्यों की स्थापना भी की गई, ठीक है। देखो, जिस समय जो है हमने इतनी सारी भाषाओं को मान्यता प्रदान कर दी है, 22 ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको हमने संविधान में मान्यता प्रदान की हुई है, ठीक है। देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, और उत्तर भारत का निवासी दक्षिण भारत की भाषा नहीं समझ पाता। ये हमारे यहाँ पर एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये एक तरीके का डिवीजन हुआ है हमारे देश का, कि अगर आप जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की अगर लैंग्वेज की बात करें तो इट मे बी पॉसिबल कि अगर जो है इंग्लिश लैंग्वेज न हो तो उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की भाषा ना समझे, और दक्षिण भारत के लोग जो है उत्तर भारत की भाषा ना समझ पाते, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है भाषा को किसी भी प्रकार से जो है ऑब्स्टेकल ना बनने दिया, और भारत में जो है इस तरीके से जो है भारत में ये कोशिश की गई कि भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए जो है भाषा जो है वो प्रॉब्लम न बने, इसकी पूरी कोशिश की गई, ठीक है। 1955 में राष्ट्रपति ने जो है बीजी खरे की अध्यक्षता में एक भाषा आयोग की नियुक्ति की थी, और इस आयोग ने 1957 में अपनी सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग किया जाए, इस तरीके की अपनी सिफारिश पेश की थी, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा के माध्यम के रूप में भी हिंदी का प्रयोग हो तथा हिंदी को भारत के शिक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। इन सिफारिशों का गैर हिंदी भाषी राज्यों में कड़ा विरोध किया गया, ठीक है। देखो बेटे, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया ये बात कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो नॉर्थ इंडिया के अंदर तो जो है हिंदी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां हिंदी बिल्कुल एक बिंदी भी नहीं है, हिंदी की कुछ भी नहीं है, हिंदी को कोई नहीं जानता बेटा, ठीक है। बिल्कुल ऐसा माहौल है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए जो है सन 1963 में एक राज्य अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार 26 जनवरी 1965 के बाद हिंदी भाषा अकेले तौर पर सरकारी भाषा बन गई, और इस अधिनियम का फिर गैर हिंदी राज्यों ने भी विरोध किया और हिंसात्मक घटनाएं घटी। परिणाम स्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि हिंदी भाषी राज्यों को यह आश्वासन देना पड़ा कि उन पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी, और ये डिसीजन बिल्कुल ठीक था उस समय के लिए, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है 1967 में भाषाई नीति में परिवर्तन किया गया, और ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, हमने कौन सा फार्मूला अपनाया है? हमने त्रिभाषाई फार्मूला अपनाया है, कि भारत ने जो है अपनी भाषा नीति के अंतर्गत कौन सा फार्मूला अपनाया है, तो त्रिभाषाई फार्मूला हमने अपनाया है। त्रिभाषाई का मतलब क्या है कि एक भाषा हम हिंदी, एक अंग्रेजी, और दूसरी जो है जिस भी राज्य से आप संबंध रखते हैं उस राज्य की रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, उस क्षेत्रीय भाषा जिसको हम कहते हैं वो। इस तरीके से जो है 1977 में जनता सरकार ने
प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इस देश की एकता को बनाए रखने में सक्षम बताया और 1980 में इंदिरा गांधी ने गैर हिंदी राज्यों को विश्वास दिलाया कि उन पर हिंदी लादी नहीं जाएगी। ऐसा ही विश्वास प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी ने भी दिलाया था और आज यह भाषा विवाद की समस्या भारत में महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है। ठीक है क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा लैंग्वेज है तो बेटा हम जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में जो है एकदम से नहीं कर सकते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है परंतु हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय बाद इस बात का जोरदार राजनीतिक दबाव बना कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, अतः अनेक राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया। तो ये तो हो गया सबसे पहला कि संघर्ष किस तरीके से चालू होता है। जैसे आपको मैंने पहले पढ़ाया है इस वाले पेज पे कि किस तरीके से जो है पहले शुरुआत में ही भाषा को आधार बना करके संघर्ष चालू हो गया था। 1952 में ही नए राज्य की मांग करने लग गए थे। ठीक है, उसके बाद भाषाई राज्यों में झगड़े और जहां पर भी जो है जो भी राज्य भाषा के आधार पर जिनको गठित किया गया था वहां पर जो है प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होने की बजाय बेटे वहां पर बाद में क्या देखने को मिला कि प्रॉब्लम्स और बढ़ गई हैं। क्यों? क्योंकि देखो राज्यों को जब अलग अलग कर दिया गया, ठीक है, उनका सीमांकन कर दिया गया, ये हरियाणा है, ये आंध्र प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश है, ये पंजाब है। ठीक है, तो ऐसा है कि बहुत सारे जब राज्यों का जो है यहाँ पर इस तरीके से राज्यों का बंटवारा किया गया तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसे जो हैं स्पेशल प्लेसेस थी जो जिनके ऊपर जो है किसी न किसी बात को लेकर के कोई ना कोई मुद्दा जो है फिर भी राज्यों के बीच में जो है डिस्प्यूट का कारण बन करके उभरता ही रहा है। जैसे चंडीगढ़ के बारे में हम बात करें तो चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब के बीच में एक मुद्दा है। ठीक है, ऐसे ही महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बेलगांव एक मुद्दा है। ऐसे ही बेटे असम में बांग्ला और असमी भाषा को लेकर के बहुत ज्यादा उग्र विवाद चलता रहता है। तो ये जो है ये कह देना कि भाई राज्यों के आधार पर हमने पुनर्गठन भाषा के आधार पर कर दिया राज्यों का पुनर्गठन तो समस्याएं सॉर्ट आउट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है तीसरा जो है भाषा के आधार पर उत्तर दक्षिण भारत की संकुचित भावना है। ये जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो है हमारे यहाँ पर एक तरीके से कंट्री डिवीजन हुआ है दो टुकड़ों में। अगर हम हिंदी का जो है बहुत जोरदार जो है यहाँ पर चलता है हिंदी हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में, लेकिन जो साउथ इंडिया है वहां पर हिंदी बिल्कुल भी नहीं चलती है। और कई बार तो ये भाषागत राजनीति इतनी ज्यादा हावी हो जाती है बेटा कि सन ऑफ द सॉयल यानी कि धरती के पुत्रों को ही अर्थात उन्हीं लोगों को ही सरकारी व गैर सरकारी नौकरियां मिल रही होती हैं जो प्रादेशिक भाषा बोलते हैं। ये चीजें कई बार देखने में आती हैं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी भाषा जो है राजनीतिक संघर्ष के रूप में कैसे काम कर रही है। उसके बाद देखो फोर्थ पॉइंट है कि अन्य भाषाओं द्वारा मान्यता की मांग। कि ये नहीं है कि हम केवल हम हिंदी और अंग्रेजी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारी अन्य भाषाएं भी हैं जिन्होंने टाइम पर अपनी ये कहा है कि हमारी भाषा को भी मान्यता प्रदान करो। तो वर्तमान समय में हमारे पास जो है 22 भाषाओं को हमने मान्यता प्रदान कर दी है, परंतु फिर भी विभिन्न बोलियों जैसे ब्रज और राजस्थानी आदि के पक्ष में भी सरकार से मांग की गई है कि उनको भी मान्यता दी जाए। लेकिन देखो किसी भी भाषा को मान्यता तभी दी जा सकती है जब उसका जो है रिटन साहित्य पॉसिबल होता है, तो ही जो है हम उसको मान्यता प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न राज्यों में देखो जैसे तो हरियाणा बहुत सारे लोग हरियाणवी बोलते हैं, लेकिन हरियाणवी कोई लैंग्वेज नहीं है जिसको मान्यता प्रदान की गई हो। क्यों? क्योंकि हरियाणवी लैंग्वेज जो है उसका अपना जो है इंडिविजुअल साहित्य नहीं है, वो इस तरीके से नहीं है कि उसकी अपनी कोई बाराखड़ी नहीं है। वो ये जो है वो हिंदी पर आश्रित है, हिंदी से ही उसकी जो है बोलचाल मेल खाती है। ठीक है बेटा, इस तरीके से विभिन्न राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन। तो हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में जो है अगर मान लीजिए हिंदी को हम राष्ट्रभाषा का दर्जा जैसे दिया गया तो जो अन्य जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे उन्होंने इस बात का बहुत ज्यादा विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि ये कहीं ना कहीं जबरदस्ती हिंदी उन पर लादने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये भी जो है ये देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। उसके बाद 6 पॉइंट है दबाव समूहों का विकास हुआ है कि भाषा की राजनीति के कारण जो है भाषा के समर्थन के लिए जो है विभिन्न दबाव समूहों का भी विकास हुआ है। जैसे महाराष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र महाराष्ट्र समिति और गुजरात में महागुजरात जनता परिषद ऐसे दबाव समूह हैं जो जनता तथा राजनीतिक दलों का भी समर्थन प्राप्त जिनको है।
ठीक है। अगर हम ये सारी बातें देखें तो हमने जो, अगर मान लीजिए उपरोक्त जो तथ्य हमने पढ़े, अगर हम उनको आधार बना करके बात करें तो हमने जो है राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया था, भाषा के आधार पर, ताकि समस्याओं को सॉर्ट आउट किया जा सके। लेकिन यहाँ पे समस्या सॉर्ट आउट होने की बजाय भाषा ने क्या कर दिया, और भी जो है एक जो है प्रादेशिक जो हमारी भाषाएं हैं उनके विकास ने क्या कर दिया है, भाषाई पृथकतावाद को ज्यादा जन्म दिया है। ठीक है। जहां हिंदी और अंग्रेजी के विकास ने जो है भाषाई एकता और स्वायत्तता की मांग को और भी शिथिल किया है, फिर भी भाषा के संबंध में दृढ़ और निश्चित नीति अपनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है बेटा, ताकि जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। ठीक है। इसके लिए जो है ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, कि भाषा की समस्या को शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए हम क्या किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। भाषाई समस्या को समाधान करने के लिए हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रख सकते हैं। नंबर 1, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देश के सभी नागरिकों को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि हिंदी भाषी लोग ज्यादा हैं, और जो हिंदी भाषा को समझने वाले तो उससे भी ज्यादा हैं। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। दूसरा जो है, संघ में शासन की कार्रवाई को भी हिंदी में करना ही उचित है। देखो, हिंदी में जो है, हिंदी में करना, हिंदी के साथ साथ जो है संघ यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है अगर हम कुछ बात कर रहे हैं तो वो हम हिंदी के रूप में कर सकते हैं। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि भाई जो शिक्षा का माध्यम जो है वो प्रांतीय लेवल पर, यानी कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वहां पर क्या करना चाहिए कि वहां पर जो है प्रादेशिक भाषाओं को महत्व दिया जाना चाहिए, और इसके लिए सरकार की तरफ से भी मदद होनी चाहिए। हिंदी भाषा को सरल और लोकप्रिय बनाने के लिए जो है ठोस रचनात्मक कार्य करने चाहिए। इस हेतु सरल हिंदी में मूल पुस्तकें लिखी जाएं और उपयोगी पुस्तकों का अनुवाद किया जाए। जैसे कि जो भी हमारा जो इम्पोर्टेंट साहित्य है, जो हमारे वेद हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी किताबें हैं, उनका शुद्ध हिंदी में जो है अगर उनका ट्रांसलेशन कर दिया जाए। ठीक है, और वो कम कीमत पर बाजार में अवेलेबल हो तो सभी लोग जो है हिंदी पढ़ने की तरफ अग्रसर होंगे। उसके जो है बात कहते हैं कि अंग्रेजी का प्रयोग सीमित किया जाए, परंतु उसे समूल नष्ट नहीं किया जाए। ठीक है। उसके बाद देखो, त्रिभाषा सूत्र को पूर्ण निष्ठा से लागू किया जाए। कि त्रिभाषा सूत्र जो है यानी कि त्रिभाषाई फार्मूला, यानी कि एक हिंदी, दूसरी अंग्रेजी और तीसरी प्रादेशिक भाषा, इस फार्मूले को लागू करना जरूरी है। और अंत में भाषा को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बनने से रोका जाए। कि भाई भाषा के आधार पर लड़ाई ना करें, क्योंकि भाषा जो है उसको आधार बना करके अगर राष्ट्रीय एकता को खंडित किया जाएगा तो वो बहुत गलत बात रहेगी। तो इसलिए जो है भाषा जैसी छोटी बात को जो है, भाषा जैसे छोटे मुद्दे को जो है देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा किसी भी रूप में नहीं बनने दिया जाना चाहिए। ठीक है बेटा, ये बहुत ही सरल जो है, सरल भी कह सकते हैं हम और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, और बहुत ही ज्यादा जरूरी टॉपिक है ये एग्जाम्स में। इसमें से कुछ न कुछ आपके लिए जरूर एग्जाम में आएगा, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का। ठीक है, कुछ ना कुछ एग्जाम में जरूर आएगा। तो इसलिए बेटा आप अच्छे से इस टॉपिक को देखें, समझें और पढ़ें अपने बुक से। ठीक है, और लर्न करें इसको। आपको जो है ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ्यूचर में भी काम आने वाला है, इसलिए मैं इसको ज्यादा स्ट्रेस कर रही हूँ कि आप इसको थोड़ा ध्यान से याद करना है आपको ये टॉपिक। ठीक है, और जो मैंने छोटी छोटी कुछ बातें बताई हैं उनको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।